बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, वफाक और सिंध के अंदर एक अजीब कशमकश जारी है और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर तनकीद के नशर चलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक नेशनल नैरेटिव को बिल्ड करने की ज़रूरत थी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से APS के बाद साहने APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में हमने ये तय किया था कि पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव होगा और फिर उस नैरेटिव के नताइज भी हमने देखे थे जब हमारी पॉलिटिकल एलीट और हमारे मिलिट्री एलीट, सिविल और मिलिट्री रिलेशंस भी बेहतर हो गए थे, हमारे ये सब लोग एक पेज पर आ गए थे। उस वक्त हालात जो थे वो इतने मजबूत हो गए थे, पॉलिटिकल क्लास इतनी मजबूत हो गई थी कि फिर इन्होंने दहशतगर्दी को शिकस्त दी और फिर मुल्क में अमन भी आया और हमने देखा भी। इस वक्त भी इसी तरह के एक नेशनल नैरेटिव की ज़रूरत है। नेशनल नैरेटिव क्यों नहीं बिल्ड हो पा रहा? अगर खुदा ना खास्ता वफाक ये समझता है कि लोग भूख से मर जाएंगे अगर हमने कारोबार ना खोला, और सिंध ये समझता है कि लोगों की ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, दोनों गो अपनी अपनी जगह पर ठीक होंगे, लेकिन दोनों को दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए था। इस तरह से तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। ये तनकीद क्यों हुई, इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और कुछ थोड़ी सी बात होगी उन बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो बाहर फंसे हुए हैं, उनके किराए गैर मामूली हो गए हैं। PIA जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है और बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, उनके किराए बहुत ज़्यादा ले रहा है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, कोशिश करेंगे PIA के तर्जुमान हमारे साथ हों। और फिर प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़कर हमने कुछ थोड़ी सी बात इसके ऊपर भी करनी है कि हमें एक जो मसाजिद को लेकर के, मजहबी तबके को लेकर के मसाजिद को खोलने की बात की गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान जो है वो कल एक उलमा की मीटिंग भी करने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर मुझे कुछ बात करनी है। साथ तशरीफ़ रखते हैं मेहमान जावेद कसूरी साहब हैं, अमीर जमात इस्लामी पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया जावेद कसूरी साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। आज़म अमीन साहब हैं, चेयरमैन बैतुल माल पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया आज़म अमीन साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। राना एहसन शराफत साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं, और नवीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं सबसे पहले नवीद चौधरी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। हजूर, ये क्या वजह है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर सियासत कर रही है कोरोना के ऊपर? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसके लिए मौका दिया। बात यह है कि ये तो सारी आवाम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैसला कर लिया, देख लिया कि कौन सियासत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कल जब बुरान शाह साहब ने हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा कि खुदा का नाम है, इस कोरोना के ऊपर पॉलिटिक्स ना करें, ताकि जो मर्जी करना कर ले, ये बात भी हम बात कर देंगे। हमें जो फैसले करने हैं वो करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे दुनिया के अंदर। साहब, आपका थोड़ा ऑडियो का इशू है, मैं आपके पास आता हूँ। जावेद कसूरी साहब, डू यू थिंक ये वफाक और सिंध आपस में इनके दरमियान कोई रस्साकशी है और ये एक दूसरे के ऊपर डालना चाह रहे हैं? ये मसाइल मौजूद हैं, आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत अहम मौजू के ऊपर अपने मेहमानों को बुलाया है। मेरी गुजारिश ये है कि जब भी कौमों के ऊपर कोई आजमाइश आती है और कोई ऐसा आड़ा वक़्त आता है, तो आप इत्तेहाद से, यकजहती से और यगानगन के साथ उसका मुकाबला करते हैं। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कोरोना के इशू के ऊपर इस वक्त जो हुकूमत मरकज़ और सिंध के दरमियान जो एक तनाव की कैफियत है, मेरे नज़दीक ये बहुत ही अफसोसनाक है। एक तरफ तो पूरी कौम एक आजमाइश में है और एक ऐसी सूरत हाल में है कि यानी एक तरफ कोरोना का वायरस है, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी है और लाखों लोग इस वक्त वो नाने शबीना के लिए मुहताज हैं, और दूसरी तरफ मरकज़ और सिंध वो अगर मिल के हिकमत अमली ना बना पाएँ, तो मुझे यानी इसके ऊपर बहुत एक अफसोस का मैं इसके ऊपर इज़हार कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि जो मरकज़ी हुकूमत है उसका रोल ज़्यादा अहम है, उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अच्छा। और उन्हें बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए सब लोगों को ऑन बोर्ड लेकर के चीज़ों को करने की ज़रूरत है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लामाबाद में इजलास होता है, सारे वज़राए आला उसमें शरीक हैं, और वहाँ आप एक अच्छे माहौल में पूरी कौम को एक मैसेज देते हैं, और अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरते और आप बिल्कुल उसी तरीके से फिर मुशीरों की फ़ौज अलहदा बैठ जाती है और सिंध के अंदर अलहदा जा कर के एक अलग सारी बात। मैं ये समझता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत को ज़्यादा ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना चाहिए, संजीदगी अख्तियार करनी चाहिए। और देखें, ये भी मैं अर्ज़ करूँ
कि चारों सूबों में 3 सूबों में हुकूमत तो पीटीआई की अपनी हुकूमत है, सिर्फ एक सिंध सूबा है जहां पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। और आपका यही इम्तिहान होता है कि क्या आजमाइश को और इस तरह की घड़ी के मौके के ऊपर आप अपनी कौम को यकजा कर सकते हैं। ये एक तरह से लीडरशिप का इम्तिहान होता है। और मैं बड़ी मादरत से अर्ज करूंगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट इस इम्तिहान में नाकाम रही है। और मैं समझता हूं कि उन्होंने नाकाम क्यों रही है, मैं आपसे जी पूछूंगा आगे बढ़कर। मैं आजम अमीन साहब आपके पास आने से पहले मैं राना एहसन शराफत साहब की राय लेना चाहूँगा। राना साहब, आप क्या देखते हैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर? गो कि आप अपोजिशन की बड़ी जमात है, लेकिन फिर भी वफाक और सिंध का अगर मसला आपस में चलता है तो उसमें आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी तो ये समझ रही है कि वफाक नाकाम रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत का भी एक अपना नैरेटिव है, सिंध हुकूमत भी ये समझती है कि जी हमारे साथ वफाक ने ताउन नहीं किया। आप क्या कहेंगे सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इसमें जमात इस्लामी के वाले भाई से जो है इत्तेफाक करूँगा। जो है वफाकी गवर्नमेंट है उसको बड़े पर का मुज़ाहरा करना चाहिए। यहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर की और सीएम लेवल पे, वो तो बहुत अच्छा एक डायरेक्टिव देते हैं, लेकिन जैसे ये मशीरों की तोपखाने खुल जाते हैं 24 घंटे के अंदर, ये कौम को यकजा करने का जो है वो टाइम है, ये अपनी अपनी सियासत करने का टाइम नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा नाला जो हुई है वो एहसास प्रोग्राम पे हुई है कि वहाँ पे गवर्नर सिंध कल किसी मरकज़ में गए और उन्होंने उस सर्वे किया तो उन्होंने पूछा कौन पैसे दे रहा है, उन्होंने कहा कि बेनज़ीर दे रही है। इस बात पे वो सीखपा हो गए और फिर 1 घंटे के बाद हर मिनिस्टर ने, हर मशीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कौम को ये बाबा तो सर उसमें ये आ रहा है कि छेड़खानी सिंध की जानिब से हो रही थी और सिंध वाले बार बार ये कह रहे थे वफाक ताउन नहीं कर रहा, वफाक ने उनको किट्स भेजी, उन्होंने वापस कर दी कि ये खराब है किट्स। तो छेड़खानी वफाक की जानिब से थी, मुसलसल वफाक सिंध की जानिब से थी, लेकिन वफाक खामोश था। और फिर उन वफाक की जानिब से जवाब तो आना था, वो जवाब आया, ये कहते हैं वो नहीं, वो जवाब नहीं आया। फिर इसमें बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था ना कि हमें कौम को यकजा करें, कोई तो पहला स्टेप लेना। अगर वो छेड़खानी कर रहे हैं तो क्या ये उसका जवाब देंगे? क्या कौम को मुंतशिर करेंगे? ये यकजा होने का टाइम है कि ये आपस में सियासत करने का टाइम? ठीक हो गया। मलिक आजम साहब, मैंने कोशिश की है कि आपकी साइड लूँ, लेकिन बहरहाल वफाक को जो है वो नाकाम तस्वर किया जा रहा है। इस मुकम्मल हिकमत अमली में आप लोग नाकाम इसलिए हैं क्योंकि आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं। लॉकडाउन को लेकर के आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कोई कहता होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए। सिंध ने जब पहले दिन से एक लाइन सेट कर ली थी कि होना चाहिए और स्ट्रिक्ट किस्म का होना चाहिए, नहीं किया। अगर कल को खुदा न खास्ता हालात खराब हुए तो सिंध आपके ऊपर इसका बोझ डालेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने मौजूद जमातों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर मैं खिलाफकुशाई की इजाज़त चाहूँगा। गुजारिश ये है कि आपने देखना ये है कि सियासी तर्जुमानों का, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो किसी भी जमात से हो, उनका काम होता है कि अपनी पार्टी के, अपनी गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को आवाम तक पहुँचाया जाए, जो उनका जमहूरी हक़ होता है। अब आप देखें कि जब से ये कोरोना वबा पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में दाखिल हुई है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीटीआई तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है जिसके सरबराह इमरान खान साहब है, उनके इक़दामात से क्या लगता है कि वो गैर संजीदा हैं? क्या उनके इक़दामात से ये लगता है कि उनको गरीब आदमी का दर्द नहीं है? क्या आपको उनके दिन रात के जो इजलास हैं, दौरे हैं, उनसे किसी किस्म की लापरवाही, कोताही का अंसर मिलता है? तो उसका जवाब यकीनन ये है कि नहीं। वफाक ने आज तक 1200 अरब रुपए का जो पैकेज अनाउंस किया है, उससे उसकी अशर अशीर की भी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में कश्मीर में ज़लज़ला आया, पाकिस्तान में सैलाब से आधा पाकिस्तान बह गया, पाकिस्तान में और भी डिज़ास्टर्स का टाइम आया, लेकिन किसी भी वज़ीर आज़म ने अपने तमाम तरक्याती प्रोग्रामों को मुजमद करके, ख़त्म करके, मुअत्तल करके अपने ख़जाने पाकिस्तान का खजाना, हालात गैर मामूली पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया में ट्रंप ने $2.2 ट्रिलियन दिए इसको सैन्य बर्दाश्त मारने के लिए। इसी तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जी नहीं, उसको आप फ़र्क को जानिए। अच्छा, आप फ़र्क को जानिए। आप मिसाल के तौर पे एक आदमी जिसके पास साइकिल है और एक आदमी जिसके पास जहाज़ है और दोनों सफ़र कर रहे हो, तो आप उसकी मिसाल तो नहीं दे सकते बराबरी की। यूके, USA, इटली या दूसरे तरक्की याफ्ता, इनका आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लें,
हजारों अरब डॉलर्स में इनका फॉरेन बिल्कुल है, एक्सचेंज, ठीक। इन पर कोई डेफिसिट नहीं है, इन पर कोई करंट डेफिसिट उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में पाकिस्तान है। इन मुल्कों की एक आइटम की एक्सपोर्ट उतनी है जितनी पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट है। तो यू कैन नॉट कंपेयर माय कंट्री टू यूएस। नहीं, मैं आपको सुने मैं आपको ये कह रहा हूँ मलिक साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अपने वसाइल के मुताबिक बजट एलोकेट कर दिया, हमने अपने वसाइल के मुताबिक कर दिया, लेकिन चूंकि दुनिया के अंदर गैर मामूली हालात है इसलिए हमने भी कर दिया। जी मैं अब इसमें गुजारिश ये है कि जाहिर है कौम में क्राइसिस में उससे निकालने के लिए जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर के कंधों पर है ना। बात मुकम्मल मुझे करने की इजाजत है, मैं आपके सारे सवालों का तो 1200 अरब रुपए का तो वफाक ने पैकेज मंजूर किया, और पहली दफ़ा किसी एमपीए, किसी एमएनए, किसी काउंसलर, किसी चेयरमैन की कोई मुदाखलत नहीं है। कोई देखा नहीं जा रहा ये पीपल्स पार्टी का, ये जमात इस्लामी का, ये नून लीग का, ये एएनपी का, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है, ये गरीब है, ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है, इसको जरूरत है, ये देखा जा रहा है। फिर सरदार उस्मान बुज़दार ने जिस तरह खामोशी के साथ, ये जरूरी नहीं है कि काम करने के लिए मीडिया पर्सन होना जरूरी है, इसका बैकफायर उसी तरह हम नहीं चाहते थे जिस तरह बैकफायर पीपल्स पार्टी को कर गया। पीपल्स पार्टी ने अपना मीडिया को जरा अच्छे तरीके से पहले 15 दिन मैनेज कर लिया, और उन्होंने कौम को ये तासुर देने की कोशिश की कि सिंध ही एक ऐसी ये सारा मीडिया मैनेजमेंट पे डाल रहे हैं सर, पीपल्स पार्टी ने मीडिया मैनेज कर लिया, हमने नहीं किया। मुझे आप मौका तो देना थोड़ा, मौका तो देना सर, मुझे आप मौका देना, कंप्लीट कर लूं। पहले 15 दिन में ऐसे लगा जैसे सैयद मुराद अली शाह साहब ही काम कर रहे हैं इस पाकिस्तान में, और कोई काम नहीं कर रहा। फिर उस काम का नतीजा जब बाहर निकला तो नतीजा फिर क्या निकला कि वफाक हर सूरत, हर कीमत और हर वक्त इस कोरोना के इंसदाद के लिए था। वफाक ने 1200 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया, उसको शुरू किया और बिला तफरीक शुरू किया। फिर पंजाब ने 25 लाख खानदानों का पैकेज अनाउंस किया 4000 रुपये का, उसको सीएम पंजाब की रिक्वेस्ट पर 12000 रुपये कन्वर्ट कर दिया गया। फिर अल्लाह का करना क्या हुआ कि केस किसी तरीके से अदालत आलिया में चला गया, और वहां पर अदालत आलिया ने जो रिमार्क्स पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बारे में दिए, डॉक्टर जफर मिर्जा के बारे में दिए, उनको भी ना भूलिएगा। मैं उधर भी आ रहा हूं, उनको भी ना भूलिएगा। मैं उधर मेरी आप मुझे अगर 1 मिनट दे देना तो अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मेरी गुजारिश ये है कि 1200 अरब रुपए के पैकेज में 1 रुपए की करप्शन नहीं है, एक आदमी की तफरीक नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि इस पैसे में, मेरी गुजारिश सुन लें, जो सिंध से इख्तलाफात की बुनियाद बना है, आप अपने जालों को भेजकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये बेनज़ीर पैकेज है, ये बिलावल भुट्टो पैकेज है, ये आसफ जरदारी पैकेज है, हालांकि वो पैसे एहसास प्रोग्राम के तहत वफाक दे रहा है। ठीक हो गया, मुझे नवीन चौधरी साहब की राय लेने दें, मुझे एक ब्रेक पे आना, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नवीन चौधरी साहब, जियालों को भेजकर कौम को गुमराह कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं? आप लोगों ने पहले 15 दिन आप लोगों ने मीडिया मैनेज किया, इसलिए आप लोग आगे बढ़ रहे थे। अब मीडिया भी मैनेज नहीं हो रहा, अब तो काम देखा जा रहा है, और अदालत आलिया ने आप लोगों के बारे में कहा है कि आप लोग काम ठीक नहीं कर रहे। आप जब ये बातें सुन रहे थे तो आपके सवालात ही उसका जवाब थे, जो सवाल आपने किए उस पर वो उन्हीं का जवाब थे। मैं उस पर अपनी बात करना मुनासिब नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि ये मौका है इसको सियासत के रंग दिया जाए। जहाँ तक ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी सबने देख लिया, सबने सुन लिया। जब कहा कि ये हुकूमत चाहती है तो दिल्ली के नाम पे सिर्फ महकमे बदल के दिखा देती है कि वो काम करने वाली है, जो कुछ कर रही है वो आपके सामने है। वो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है, मेरे रिमार्क्स नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है जालों का भेजने का, टाइगर फोर्स तय नहीं बना रहा भाई, आप पर आ रही है। अच्छा, आपने टाइगर फोर्स के नाम से, हाँ, जो टाइगर फोर्स का नाम आपने और अपने जो लोग जितने तरीके इंसान के लोगों उनको कहा कि आप टाइगर फोर्स में शामिल हो, और टाइगर फोर्स कर दिया है, वो मैं नहीं बना रहा। और बेनजीर इनको स्पोर्ट प्रोग्राम का तो जो नजर आ गया उसका नाम आप जो साहब, आपकी आवाज का मसला है, काइंडली अपने मोबाइल की थोड़ी सी आवाज बुलंद कीजिएगा।
और बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो भी आप अपना नाम रख लें, चाहे वो सास प्रोग्राम कर लें, लोगों को पता है कि ये बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है। जब आपके गवर्नर जाते हैं और आपके गवर्नर जाके वो वहाँ बांटते हैं बदीन में, तो वहाँ वो खतून से पूछते हैं ये भी कि आपको एतराज की पता है बात है ना, इमरान खान दे कौम रहे का हैं? पैसा है, रियासत पाकिस्तान का पैसा है, बेनजीर के नाम पे तकसीम किया जाए। नहीं देखे, बात सीधी सीधी है, जो भी दे रहा है, जिस तरह हमने तो रियासत के नाम कर दी, हमारे तो मुखैर हजरात भी दे रहे हैं। हम तो यहाँ को पंजाब के अंदर हमें को पैसा नहीं दिया हुआ इन्होंने, तो हम यहाँ पंजाब में बांट रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो मुखैर हजरात है, हमने पैसे इकट्ठे किया, उनसे लेके हम आगे चला रहे हैं। तो ये चीजें, और ये जो खुद इस वक्त ओवरसीज की बात आपने स्टार्ट पे की, ओवरसीज के जख्मों में मरहम रखने के बजाय वहाँ 130 मौतें हुई हैं न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों की। स्पेन के अंदर लोगों के मुझे फोन आ रहे हैं कि जी हमारे जो हालात है यहाँ वो इतने वर्स्ट है कि पाकिस्तानियों को पूछा नहीं जा रहा, यहाँ लाशें पड़ी हैं, ना हमको उठा सकते हैं ना कर सकते हैं। इंग्लैंड में देखें, वहाँ जो लोग कह रहे हैं, वो भी बरतानिया के अंदर, वो भी पाकिस्तानी की जो पुलिस हाली है, आप उनके ऊपर जख्म रख दिए, आप उनको कह रहे हैं हमें पैसे भेजे, हमें पैसे भेजे। पैसे किस चीज से मांग रहे हैं आप? पैसे यहाँ तो आप देख रहे हो, एक प्रोग्राम हो, आप तो हर चीज पे डिले कर रहे हैं। बात करते हैं, मुझे जना हॉस्पिटल का बताइएगा कि वहां आप लोगों ने चूंकि अग्रेसिव टेस्टिंग नहीं कर रहे, लोग मर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इल्म नहीं है कि वो कोरोना से मर रहे हैं या किसी और वबा से मर रहे हैं, किसी और बीमारी से मर रहे हैं। देखिए, बात सीधी है कि जब हमारे पास ऐसी लाशें आई जना हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल में जो लोग आए, जो करीबन मर गए या जैसे आते सारी दूसरी मौत की होगी, तो उसके बाद आप उनका पोस्टमार्टम या चीजें नहीं कर सकते। लेकिन वो जो जायजा लिया गया, भाई वजह क्या हुई है कि फौरी तौर पे इतना ज्यादा एडिशन हो गई है, तो देखा कि उनके लंग्स के अंदर जो चीजें थी, और यही बात तो पहले दिन से कहते थे कि किट्टे मंगवाए टेस्ट के लिए। जब टेस्ट होंगे तो पता चलेगा ना कि कोरोना के क्या चीज नहीं है। यहाँ पहले दिन से वफाकी को मैंने फैसला कर लिया कि हमें वेंटिलेटर चाहिए, कितने हैं नहीं तो पंजाब ने अनाउंस किया है कि वो अपनी डेली कैपेसिटी 20,000 तक लेके जाएंगे। सिंध कहाँ से बात? वो भाई कल 10,000 थी, आज 20,000 की कह रहे हैं, सिर्फ बातें हैं, अमली तौर पे कहाँ है? आज अगर ये हमें बदकिस्मती से अमली तौर पर सिंध में भी नहीं ना मिल रहा सर, मसला ये है। देखिए, बात सुन ले, जहाँ तक निजी लेबोरेटरी के ताल्लुक है, अगर आप निजी लेबोरेटरी को आज कह देते, आप उनके साथ मिलते, तो आप कहते गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करती थी, आप फ्री करना शुरू करें, तो लोग अभी टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन से आगे बढ़ रहे हैं, किट्स उनसे ले रहे हैं आप लोग भी। भाई हमारे तो मजबूरी है कि वफाक ने इम्पोर्ट करनी है, हमें इम्पोर्ट नहीं कर सकते ना। आपको समझने की कोशिश करें ना, डिस्ट्रीब्यूशन वफाक देना है, एनडीएम ने देना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, मुझे आगे बढ़ने दें। मेरे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ साहब, जो कि तर्जुमान हैं PIA के। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ साहब आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के हवाले से PIA की पॉलिसी क्या है इस वक्त? देखें, हम लोग जो हैं एज ए नेशनल फ्लैग कैरियर कमिटेड हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, जहाँ पे भी वो पूरी दुनिया में है। हमें जहाँ जहाँ से ये मिलती जा रही हैं, इतलात मिलती जा रही हैं कि वहाँ पे स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं और जिनको वतन वापस लेके आना है, उस हिसाब से हम उनकी परवाजें जो हैं वो मनसूबाबंदी उनकी करते रहते हैं। हुकूमत के लेवल के ऊपर एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, तीनों की वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होती है। मुख्तलिफ मुल्क से जो सिफारत खाने हैं वो इतलात उन तक पहुँचाते हैं कि यहाँ पे इतनी तादाद है पाकिस्तानियों की, जिसके बाद PIA को हिदायत मिलती है और वहाँ पे वो हम अपनी फ्लाइटें लगाते हैं। हमारा ऑपरेशन जो है वो 3 अप्रैल से शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, जिसके दौरान हमने बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, अजरबैजान, ताजिकिस्तान और इराक से हम और सऊदी अरब से हम अभी तक पाकिस्तानियों को वापस लेके आए हैं और इसी तरह जो है वो ऑपरेशन हमारा बिल्कुल जारी है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जिन लोगों को आपने रिटर्न टिकट्स दी थी, वो मुख्तलिफ ममालिक में गए थे, वो वापस आना चाहते हैं लेकिन वापस नहीं आ पा रहे, ज़ाहिर है फ्लाइट ऑपरेशन नहीं है उस तरह से, उनके लिए आप लोगों ने क्या पॉलिसी अपनाई है? देखें, इस चीज़ का ताल्लुक ज़्यादातर जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों की ट्रैवल एडवाइजरी से रिलेटेड है, जो कि उन लोगों ने इम्प्लीमेंट की हुई है। फॉर एग्जांपल KSA या गल्फ का रीजन बाकी जो है वहाँ पे बहुत सख्त किस्म की ट्रैवल एडवाइजरीज है, वहाँ पे किसी किस्म का भी फ्लाइट ऑपरेशन इस टाइम पे इजाज़त नहीं दे रहे। यही हाल जो है वो यूरोप के बहुत सारे मुल्कों का है, यही हाल जो है वो मलेशिया का है, यही हाल और
जिन जगहों के ऊपर हम जाते हैं उनका है, तो हम तो वहाँ पे फ्लाइटें ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं जब जैसे ही वहाँ पे फ्लाइट ऑपरेशंस जो है वो बहाल होता है या जिसकी परमिशन मिलती है। आप तो लोगों ने जैसे जिनको रिटर्न टिकट्स इशू हुए थे, क्या उनके टिकट्स कैंसिल कर दिए हैं? नहीं, हमने टिकट किसी का कैंसिल नहीं किया। हमने तमाम मुसाफिरों को ये बात बोली है कि अगर वो चाहें तो हमसे रिफंड करा लें, फुल अमाउंट, किसी किस्म के डिडक्शन के बगैर। विद अदरवाइज फुल वो अपनी अमाउंट? बुकिंग होल्ड कर, अगर अदरवाइज वो अपनी जो है वो बुकिंग होल्ड करके रखें। जैसे ही फ्लाइट बहाल होंगी वो उन्हीं बुकिंग के ऊपर हमारे जहाज़ों पे एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा सर, कुछ शिकायत ये आ रही हैं कि कुछ ममालिक के अंदर लोग पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनसे पीआईए मनमाने किराए ले रहा है, बहुत ज़्यादा किराए मांग रहा है। अगर किसी की 60,000 की रिटर्न टिकट थी तो 1,30,000 तक जो है वो किराया मांगा जा रहा है पीआईए की जानिब से। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन मैं आपको विद फुल कन्विक्शन ये बात बता रहा हूँ कि कहीं पे भी इस तरह नहीं है। ये ज़रूर है कि किराए नॉर्मल से ज़्यादा हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन वन वे कर रहे होते हैं, आप रिटर्न फ्लाइट नहीं सर ये चला तो रहे होते। ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया ना। मैं आपको मिसाल उसकी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस टाइम पे यूके का किराया जो है आने जाने का, ये ईस्टर हाई सीजन है, 1,80,000 है। और जो इस टाइम पे यूके के ऊपर टिकट चार्ज हुआ है वो 1,45,000 बन रहे, जो कि नॉर्मल से 10 या 15,000 रुपये ऊपर है। लेकिन उसके अलावा ये नहीं है कि वो रिटर्न से ऊपर है, कहीं पे भी रिटर्न से ऊपर पैसे चार्ज नहीं हुए। तो आप लोग इसके लिए अब फिर जाहिर है वो पाकिस्तानी हैं, बाहर फंसे हुए हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए कोई रिलीफ आप लोग क्यों नहीं कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दें? कोई स्पेशल जाहिर है फ्लाइट्स हैं, तो आप क्यों उसको ओवर चार्जिंग कर रहे हैं? इन हालात में तो ये गैर मामूली हालात नहीं है, इनमें तो आपको रिलीफ देना चाहिए। देखिए, मैं जिस तरह आपको पहले मैंने आपको बताया ना, ओवर चार्जिंग कहीं पे भी नहीं है। रिलीफ जो है वो ये है कि जहां पे बिल्कुल पाकिस्तानियों के पास कुछ नहीं है, वहां पे एम्बेसी और सफारत खाना मिलके डिलेड डिफर्ड पेमेंट भी कर लेते हैं। यहाँ पे उनको ये बोला हुआ है कि वो टिकट यहाँ पे अपने उधर से करवा लें, उनके कोई रिश्तेदार या अजीज पाकिस्तान से टिकट करवा लें। सर ये और कैसे उसके देखें ना, देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है, वो आपके सामने हालात हैं। वो एक टिकट आपसे करवा के गए हैं, कमिटमेंट लेके गए हैं आपसे, तो आपका फर्ज बनता है ना कि उसी कमिटमेंट पे उनको वापस लाएं। देखें, जिन लोगों ने हमारे टिकट लिए हैं हम उसी टिकट के ऊपर वापस लेके आएंगे। जिन जगहों के ऊपर आप बात कर रहे हैं वो ज्यादातर वो जगह हैं जहां पे पीआईए ऑपरेट नहीं करती। फॉर एग्जांपल ताशकंद है, या फॉर एग्जांपल दोशंबे है, या फॉर एग्जांपल बाकू है, या बगदाद है। ठीक। यहाँ पे पीआईए ने स्पेशल फ्लाइटें चलाई। यूके या कनाडा की बात करें तो जिसके पास रिटर्न टिकट है वो उसी टिकट पे वापस आएगा या आया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ये तो तयशुदा बात है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक रिलीफ का इंतज़ाम करे उन पाकिस्तानियों के लिए जो बाहर फंसे हुए हैं। अगर उन पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ का इंतज़ाम नहीं किया जाता तो वो पाकिस्तानी इतनी कैपेसिटी उनकी नहीं है। ज़ाहिर है कोई मजदूरी के लिए गया हुआ है, कोई अपने काम के सिलसिले में गया और वहाँ पर काम बंद हो गया, वो पाकिस्तान वापस आना चाहता है, अपने मुल्क में रहना चाहता है। कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है। तो फिर उस सूरत में पीआईए जो है वो अगर गैर मामूली किराए लेगा, मनमाने जो है वो किराए चार्ज करेगा, तो उससे ज़ाहिर है नुकसान होगा और आम आदमी इससे मुतासिर होगा। वो आदमी मुतासिर होगा जो पाकिस्तान आना चाहता है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है। पीआईए कह रहा है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनकी फैमिलीज वो टिकट बुक करवा लें, लेकिन उनके पास भी वसाइल नहीं है, कारोबार बंद है, मीशत का जो हाल है वो हमारे सामने है। तो ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि वो इसमें आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करे। मैं मेहमानों की तरफ वापस जाता हूँ। आज़म अमीन साहब, राना एहसन शराफत साहब और जावेद कसूरी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। जावेद कसूरी साहब, कि लोग भूख से मर जाएंगे, एक तरफ सिंध का मौक़िफ़ है ज़िंदगी, डू यू थिंक दोनों के मौक़िफ़ के अंदर जान तो मौजूद है ना? भूख अपनी जगह है, लोग भूख से मर सकते हैं, ज़िंदगी कीमती है, ज़िंदगी होगी तो ज़ाहिर है फिर इंसान जो है वो उसकी मईशत भी बेहतर हो सकती है, दीगर मामलात भी बेहतर हो सकते हैं। तो दोनों अपनी जगह दुरुस्त नज़र नहीं आते आपको? अच्छा जी, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पहली गुजारिश तो ये है कि ये जो पैसा तकसीम हो रहा है, ये पैसा रियासत का है, मुल्क का है, कौम की अमानत है। बिल्कुल। और ये कौम की अमानत तकसीम हो रही है, कोई फ़र्द अपनी जेब से नहीं कर रहा। ठीक। इसलिए ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उस पूरे काम को ज़िम्मेदारी से करे और उसको पूरे दयानत और अमानत के साथ करे। इसलिए ये कोई एहसान नहीं है, ये कि ज़िम्मेदारी है। मेरा ख्याल है कि ये ज़िम्मेदारी हुकूमत को अदा करनी चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो एक यानी शुरू दिन से अगर आप थोड़ा सा तज़िया करें कि जिस तरह से आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था पेशावर में, उसके फ़ौरन बाद सारी पार्टियां सारी बैठी, नेशनल कंसेंसस हुआ, एक नेशनल एक्शन प्लान बना। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह का ये क्राइसिस है, जिस तरह का वायरस है, जिस तरह की आलमी वबा है,
हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि वो सारे लोगों को लेके बैठती और एक नेशनल एक्शन प्लान बनाती। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। मैं अब भी ये समझता हूँ अरसलान भाई, इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि नीचे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये वायरस फैलता चला जा रहा है, और जो अहले इक़्तिदार हैं वो इस वक्त भी अपनी अपनी सियासत खेल रहे हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि खुदा के लिए इस मौके के ऊपर कौम को यकजा करें, इस मौके के ऊपर एक पेज पे आएँ, एक स्ट्रेटजी बनाएं। यानी मैं पंजाब गवर्नमेंट से भी ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पंजाब के अंदर यानी इनको चाहिए था कि ये सारे लोगों को अपने साथ लेके बैठते, लेकिन कोई एक सिंगल मीटिंग भी नहीं है कि वजीर आला ने यहाँ काम करने वाले सारे लोगों को इकट्ठा किया हो और वहां बैठ करके कोई स्ट्रेटजी तय करने की कोशिश की हो। लीडर साहब जेल में है, वो किसके साथ? नहीं, मैं नहीं समझता वही सारी अपोजिशन तो नहीं है, बैठा जा सकता था, बात की जा सकती थी। मैं इस पे बात करता हूँ, मलिक साहब का पॉइंट लेता हूँ। राना एहसन शराफत साहब, कौमी इत्तेहाद की फिजा क्यों नहीं कायम हो पा रही? आप लोगों ने भी कोई सजेशंस जो हैं वो हुकूमत के हाथ मजबूत करने के लिए पुटने की, ना तो आप लोगों ने आगे बढ़कर कोई ऐसा डेंगू का मामला होता या कोई और दीगर मामलात होते। तो हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़े आगे बढ़ चढ़कर जो है वो जब इक्तदार में थी तो काम करते थे। अब आप लोगों को क्या हो गया? शहबाज शरीफ साहब करंटीना के अंदर बैठे हुए हैं, वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही ये वबा पाकिस्तान में आई तो आखिरी फ़्लाइट पे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में लैंड किया और उन्होंने आके जो है हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके सिलसिले में 17 अप्रैल को नैब में बुला लिया गया। अच्छा। और उसके बाद रह गई पंजाब गवर्नमेंट की एफिशिएंसी। तो जब डेंगू की वबा आई थी तो वो एक बहुत छोटे लेवल पे थी, बहुत बड़ी वबा थी, लेकिन उसको हमने टैकल किया। हमने CBC का टैक्स 90 रुपये में प्राइवेट हॉस्पिटल में और सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो करवाया। आज भी गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए कि जो ये टैक्स है, ये जो टेस्ट है कोरोना का, ये इसका कोई सब्सिडाइज दें निजी लेबार्ट्रीज़ को, क्योंकि निजी लेबार्ट्रीज़ की जो एफिशिएंसी है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी है। वो तकरीबन मेरा ख्याल है 12-13 हज़ार जो है वो टेस्ट कर चुकी है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट। ये भी मेरा ख्याल है 50-55 हज़ार तो कर चुके हैं। और उसके बाद जैसे और देखें और ये देखें कि जो शौकत खानम एक लेबॉर्ट्री हॉस्पिटल है जो ये 8,500 9,000 में ये टेस्ट कर रहा है, और इसको बाकी किसी या चुगताई लैब को इन्होंने दिया हुआ है, एक को दिया हुआ है, बाकी किसी के साथ इन्होंने कोई एफिलिएशन नहीं की। इसको एटलीस्ट अगर आप टेस्ट नहीं कर सकते तो इसको आम तो करें। दूसरा, जब डेंगू की वबा आई थी तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने उनका हिस्सा मांगा था, अपनी आवाम का, अपनी कौम का, उनके साथ उनकी फैसिलिटीज़ मांगी थी। इनको भी चाहिए ना कि ये 10-10। तो ये मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, इनके लिए कुछ सजेशंस दें। आप लोग तो क्वारंटीना में बैठे हुए हैं, काम तो कोई हो हमें 17 अप्रैल को आप लोग कर क्या रहे हैं? किट्स आप डॉक्टर्स को 2-4 किट्स दी हैं, उसके बाद आप लोग खामोश हैं। हमें 17 अप्रैल को नैब का परवाना आ गया, हमने हाथ आगे बढ़ाया था, उसका जवाब हमें ये आ गया। हमारे पास हजरत इतनी ज्यादती ना करें, 17 अप्रैल आ जाए और नैब के परवाने में लिखा हुआ था कि अपना महल से बाहर ही निकलना, अच्छा, और करतीना में रहना है, और जो वो वबा है उसके मतलब कोई काम। मलिक साहब मुझे ये बताइए, ये किस किस्म का लॉकडाउन मेरी गुजारिश सुने, जिसके ऊपर ना तो वफाक एक पेज पे है, ना इवन पंजाब ने वफाक की बात को माना है। वफाक कहते हैं 30 अप्रैल तक कर लें, आपने 25 अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला। मेरी गुजारिश सुन ले भाई, गुजारिश ये है कि इसको पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसको पॉलिटिक्स के अंदर उलझा रही हैं। आप देखें कि अगर कोई काम कर रहा है तो गवर्नमेंट ही काम कर रही है ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, चाहे सिंध में, चाहे वो मरकज़ में PTI है, पंजाब में PTI है, मखलूत बलूचिस्तान में है PTI, खबर गवर्नमेंट्स काम कर रही है ना। ये जो पार्टीज़ हैं जिन्होंने 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हैं, जमात इस्लामी एक शोरा आफाक जमात है, खिदमत के हवाले से, चैरिटी के हवाले से, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ खिदमत के हवाले से, चैरिटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इक़्तिदार के हवाले से नहीं कर रहा। वो किधर है? नहीं नजर आएगी पंजाब में। मैं पंजाब का स्पोक्समैन हूं, मैं पंजाब की बात वैसे बहुत मेरा ख्याल नहीं मेरा आप ज्यादती कर रहे हैं, मुझे मौका आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर आपका ये कहना, आप हकायक से आंखें चुरा रहे हैं। आप उन लाखों लोगों को जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं
आपने ये जुमला क्या कि उनकी हौसला शिकनी की है। आपने नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जमात इस्लामी रावलपिंडी के अमीर, जमात इस्लामी का कोई बंदा, जमात इस्लामी हमारे फैसलाबाद में तो कोई नजर नहीं है मुझे, ननकाने में जमात इस्लामी का कोई बंदा नजर। अच्छा, मैं अभी टेलीफोन पे लेता हूँ अरसलान साहब, मैं अभी टेलीफोन पे लेता हूँ, टेलीफोन पे लेता हूँ, मैं पूछता हूँ कि पंजाब हुकूमत कहाँ है? एक मिनट, वो किस लिए? आप गवर्नमेंट का पैसा बांटने के अलावा आप क्या कर रहे हैं? आपने तो पंजाब के लोगों को तनहा छोड़ दिया भूखा मरने के लिए। पंजाब का कोई वाली वारिस नहीं है, और आप यहाँ उन लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं जो फी सबीलिल्लाह शब रोज मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, जमात इस्लामी रावलपिंडी शहर के अमीर सैयद आरिफ शिराजी आज 4 दिन है वो कोरोना का शिकार हो गए पब्लिक की खिदमत करते करते। जियाउल्लाह चौहान जेआई यूथ के वहां के रहनुमा, वो पब्लिक की खिदमत करते करते चले गए, और आप यहाँ बैठ करके जो है इतना बड़ा इल्जाम, गलत बात कर रहे हैं आप। मैं इस बात के ऊपर एहतजाज कर रहा हूँ, आपने एक हुकूमती जिम्मेदार का आपने वही किरदार अदा किया है जो मरकज के जो आपके सारे मुशीर करते हैं। बिल्कुल, ये सियासत खेल रहे हैं, ये सियासत खेल रहे हैं, ये टाइगर फोर्स बना करके ये इन्होंने कौम को कंफ्यूज करने की कोशिश की है, और जितनी ज्यादा सियासत इसके ऊपर पीटीआई ने की है, किसी और पार्टी ने नहीं की। हो गया, मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मलिक आज़म साहब से जो है वो तफसील से बात करते हैं कि जी क्यों आप सियासत कर रहे हैं, क्यों आप इन तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतमिन नहीं कर पा रहे। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक आज़म साहब, हजूर जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनको आप, उनकी खिदमत को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आपकी टाइगर फोर्स कहाँ है? मैं कहता हूँ गुजारिश, अब मैं मुझे जरा आपको मौका है पूरा, आप ब्रेक आपको मेहरबानी, गुजारिश ये है कि अगर ये सिंबॉलिकली काम कर रहे हैं, अगर ये थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, और उस पर अगर बात का इनको इतना बुरा लग रहा है, तो जो गवर्नमेंट का हर इदारा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट्स, मुशीर, MPs, MNA, जो सारी हुकूमती मशीनरी इसके सदेबाब के लिए काम करी, वो इनको नजर नहीं आ रही। ये मेरा अच्छा, गुजारिश ये है कि इनको हुकूमती काम नजर नहीं आ रहा, इनको 1200 अरब रुपए की तकसीम नजर नहीं आ रही, इनको 25 लाख खानदानों की जो 12,000 रुपए की तकसीम है वो नजर नहीं आ रही, इनको 1,000 वो पैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे थे वो आप लोग दे रहे हैं, पैसे पर लिख देते हैं कि ये हाँ, पैसे पर लिख देते हैं कोरोना पैसा। अच्छा, ठीक, इस तरह ना करें, आप गुजारिश है कि राना साहब यहाँ आप दोनों प्रोग्राम कर लें, आप मेहरबानी, आपको मैंने कहा पूरा मौका दे रहा हूँ, आप करें बात। आप तो 3-in-1 में नहीं, 3-in-1 नहीं, आप बात करें जी, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। जैसे मुस्लिम लीग नून है, अगर उन्होंने डेंगू के लिए काम किया है तो उस काम को सारे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, उसमें चाहे वो पॉलिटिकल ओपोनेंट हो, चाहे कोई ऐसा हो, लेकिन आज तो आप माने ना कि आज मुस्लिम लीग नून बहसीयत एक कौमी जमात होने के नाते अपना वो किरदार अदा नहीं कर रही। मान लेते हैं इनकी बात कि हमने कौमी यकजहती में कुताही की है, क्या किरदार होना चाहिए? चले आप एक सजेशन दें। ये इनके इमरान खान साहब ने तो मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान साहब ने एक ओपोजिशन लीडर से ऑफिशियल मीटिंग नहीं की अब तक, क्या किरदार होना चाहिए? मुझे मौका तो देना जी प्लीज, मेहरबानी। गुजारिश ये है आप हर 5 मिनट पे बात करते हैं, मुझे मौका तो नहीं। जी अगर जमात इस्लामी का रिकॉर्ड 70 साल का खिदमत का है बगैर इख्तिदार में आए, अगर और ईदी का किरदार है, अगर और ऑर्गेनाइजेशंस का किरदार है, तो PMLN को क्या काम करने का पता नहीं है? PML को खिदमत करने का पता नहीं है? PML एक बड़ी सियासी जमात है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन दी पंजाब प्रोविंस है, क्या इनका कोई नेटवर्क नहीं है? ये 6 दफ़ा इक़्तिदार में रहे हैं, क्या ये हमें बताना पसंद करेंगे? बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरी गुजारिश सुने, जो मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोरोना फंड बनाया है उसमें कितने अरब रुपए आए हैं?
कितने करोड़ रुपए आए हैं। ये जो कहते हैं कि हाँ अवाम हमारे साथ है, अवाम ये है, अवाम वो है, पीटीआई सिलेक्टेड है, पीटीआई डायरेक्टेड है, पीटीआई इलेक्टेड है, ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात हम पे लगाते हैं। तो भाई आपके लीडर ने जो कोरोना फंड किया है उसमें आपने को 5 शहर टारगेट कर लेंगे, इसको हम फैसिलिटेट करेंगे, इसको हम फैसिलिटेट करेंगे, बाकी 90 शहरों को पीटीआई की गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी। और बता दें अवाम को कि ये हमने फैसिलिटेट किया, ये उन्होंने ऐसी बात नहीं है। सिर्फ क्वारंटाइन में बयान दे देना व्हाट्सएप पर या लैपटॉप पर बैठकर, इससे बात हल नहीं होगी। खिदमत के लिए किसी हुकूमती अर्गो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती। ये जो ईदी काम कर रहा है, ये जो अखुवत काम कर रहा है, ये जो और पाकिस्तान की बड़ी एनजीओज काम कर रही हैं, इनको हमने फैसिलिटेट किया हुआ है? नहीं, इनका काम खुद बोल रहा है। अच्छा ये इनका बताएं, काम खुद अच्छा बोल ये रहा है। बताएं, ये बताएं, पॉलिटिक्स का इल्जाम है आपके ऊपर, नेशनल नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सके आप। मैं उसका जवाब देता हूँ। गुजारिश ये है कि अवाम देखे ना, जिस अवाम हमारी की जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है या तालीम है, वो अभी उस नहज तक नहीं पहुंची जहां जमहूरी माशरों में पता चल जाता। अगर आज भी एक आदमी 12,000 रुपया लेकर ये कहता है कि मुझे बेनज़ीर ने पैसे दिए हैं, तो इसका मतलब है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या हाल है। जहां तक आपने बात की है, आपने नेशनल नैरेटिव की, कौमी यकजहती की, मौक़िफ़ की, तो उसमें मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम जो मेरी गुजारिश सर, यही जो आप ये सुने ना, नहीं अब आपने पूरे 10 मिनट बात कर ली, मेरी अर्ज़ सुने मलिक साहब, ये जो 18वीं तरमीम का आप लोग मंजन पिछले काफी दिनों से हम सुन रहे हैं आपके एंड से। गुजारिश ये है कि जिस दिन कोरोना बढ़ जाएगा ना, उस दिन हमने इमरान खान साहब से पूछना है, आप लोग वफाक सूबों पे डालता है, सूबे वफाक पे डालते हैं, कौन कंफ्यूज है? मैं सीधा जवाब देता हूँ, सीधा जवाब। मुराद अली शाह ने लॉकडाउन किया, वफाक ने उसको खत्म कर दिया। बताएं, वफाक ने फौज भेज के उस लॉकडाउन को खत्म कर दिया। वफाक ने उनके नैरेटिव के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी भूख है, उन्होंने कहा जी मईशत है, मसाइल है। भाईजान, मैं अपना मौक़िफ़ महफूज, हक महफूज रखते हुए, मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन किया, आपने 25 तक का क्यों नोटिफिकेशन निकाला? अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुराद अली शाह साहब ने जो लॉकडाउन किया, क्या वो वफाकी हुकूमत ने तोड़ दिया? नहीं तोड़ा, लेकिन उसको कमजोर किया। अच्छा, उसको कमजोर किया। कैसे कमजोर किया? सर, आपने कहा कि जनाब हमें भूख से लोग मरे। सुने ना, मैं बता रहा हूँ, आपने सनतें खोलने की बात कर दी। आपने पहली अप्रैल को सर हमने खोली। सर कौम, आप बयान दे रहे हैं, आपके बयान की अहमियत कोई नहीं है। असद उमर साहब आते हैं, बयान देते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इमरान खान साहब आते हैं, बयान देते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल अहमियत है सर, नेशनल नैरेटिव नहीं बिल्ड हो रहा। लोग कौम वजीर आला सिंध की तरफ देखे या इमरान खान की तरफ देखे, कौम कंफ्यूज है। वजीर आला सिंध ने तो खुद कह दिया कि कोर्ट वफाकी बॉल जो है वो वफाकी कोर्ट में है, जो वफाक फैसला करेगा मैं उसको मानूंगा, ये कहा उसने। और वफाक ने फैसला किया कि लॉकडाउन को तोसी दे दी जाए 14 दिन की। ठीक हो गया। गुजारिश ये है, आप इस तरह ना बात करें। सर, गुजारिश ये है, नेशनल नैरेटिव को एक बड़ा धचका लगता है। कसूरी साहब, आप इस पे कमेंट करें प्लीज। मैं अर्ज करूं, मेरी गुजारिश ये है कि आज के प्रोग्राम से ख्वाहिश ये थी कि हम एक यकजहती का मैसेज देते, लेकिन हमारे जो मुहतरम मलिक आज़म साहब हैं, लगता है कि वो तय करके आए हुए हैं कि उन्होंने ऐसी कोई कोशिश आगे बढ़ने नहीं देनी, और ये मरकज से लेके नीचे तक यही स्ट्रेटेजी चल रही है। बातों से यकजहती करना चाहते हैं, बातों से यकजहती होती नहीं है। बातों से नहीं, हम अमल से यकजहती कह रहे हैं। आप अमल कर लें, आगे तो कर रहे हैं, चलें, बताएं सुबह क्या कर रहे हैं। हम अमल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। मेरी गुजारिश ये है, आप गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान KPK के वजीर आला और पंजाब के वजीर आला के दौरे चेक करें। 22 गाड़ियों के काफिलों में चल रहे हैं वो। एक तरफ कौम भूखी मर रही है, एक तरफ नीचे लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, और दूसरी तरफ मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, आप जरा मीडिया के जरिए से वो रिकॉर्ड निकलवाएं
25-25, 30-30 गाड़ियों के काफिलों की सूरत में वो ये तो दौरे जारी हैं। सर गवर्नर सिंध भी गए थे, उनके भी यही हाल था। वहाँ भी यही बस। हाल है। हाँ। मैं अगली बात अर्ज कर रहा हूँ। बदीन का दौरा किया था मैं उसमें। इससे अगली बात अर्ज कर रहा हूँ। देखिए अरसलान भाई, इस मौके के ऊपर यानी हुकूमत का और एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक जमात वो चैलेंज नहीं मीट कर सकती जितना बड़ा चैलेंज है जमात इस्लामी। ये अकेले भी नहीं कर सकते। ये भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो कह हिस्से का करें। ये भी हम अपने हिस्से का कर रहे हैं लाहौर में जमात अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी ने क्या किया बताएं? मैं कह रहा हूँ आपको उसको देखने बताइए। के नहीं लिए- बताएं, लाहौर में मैं- जमात इस्लामी ने क्या किया? मैं अर्ज कर- बताइए जी, कितने खानदान कवर किया? मैं बता रहा हूँ। वन लाइनर बताएं सिर्फ, टाइम कम है एक्चुअली। लाहौर के अंदर कमो बेश कोई 50,000 लोगों तक राशन पहुंचा है। कोई अच्छा। कमो बेश को 2.5 लाख यहाँ मास्क तकसीम हुआ है। लाहौर के अंदर 450 से ज्यादा मसाजिद में स्प्रे हुआ है। लाहौर के अंदर कोई मेरा ख्याल है कोई 150 से ज्यादा गिरजा घरों टाइगर, अच्छा एक मिनट, अब आपने बोलना नहीं है, अब आपने बोलना नहीं है। अब मुझे बताएं टाइगर फोर्स क्या कर रही है, कहाँ नजर आई है हमें? आपको टाइगर फोर्स हुकूमती खर्चे के ऊपर पल रही है। अच्छा जब बताइए जी मलिक साहब, टाइगर एक सेकंड, फोर्स जो एक है- टाइम कब है नहीं, जी मलिक उसमें साहब? ना- टीवी पर नहीं, बैठकर कितना नहीं देखे ना आपने नहीं, एक सेकंड, टाइगर ये फोर्स क्या- की सर, शर्ट्स सर, बनाने के ऊपर सर, उनकी वो- शर्ट्स बनवाने सर, वो के ऊपर रज़ाकार है, रज़ाकार है वैसे, जी। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। का अंदाजा लगाएं, जैसे इन्होंने ये गलत बयानी की है ना 50,000 खानदानों के राशन वाली, इसी तरह ये गलत बयानी की है कि टाइगर फोर्स हुकूमती पैसों पर पाले। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि वो गलत बयानी कर रहे हैं? ये तो ना कहे ना। मैं इसलिए कह रहा अच्छा, हूं, मैं हम अरसलान फील्ड साहब, में हैं, मैं अरसलान चैलेंज साहब, करता हूं, हमें एक मिनट कहीं ठहरिए। बंदा नजर नहीं आया जमात इस्लामी का जो राशन दे रहा है। उसके लिए देखने के लिए नीचे उतरना चाहिए। हम नीचे तो है ही नहीं। 500 अच्छा मेरे टाइम नहीं है मेरे पास। जी, अच्छा, जी। रजाकार वाली मैं बात हाँ, कर टाइगर रहा हूं फोर्स। कि ये रजाकार वाली बात पे कितनी गलत बयानी कर रहे हैं कि हुकूमती 1 रुपया खर्चा नहीं है, वॉलंटियर है। और अगली बात, रजाकार का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। रजाकार इसलिए भर्ती किए गए हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये वर्स्ट कंडीशन हो जाती है और कर्फ्यू लगाना पड़ जाता है तो फिर वो रजाकार बाहर आकर और लोगों में राशन तकसीम करेंगे। अच्छा, और इतनी अभी देर तक में नहीं इतनी है। देर में लोग भूखे मर जाएंगे? वो तो अब पैसे देना शुरू कर दिए हैं और ना। सर गरीब सफेद पोश आदमी के लिए ये आप लोग, सफेद, अच्छा हम कहते हैं कि रजाकार काम करेंगे, आप कहते हैं क्यों कर रहे हैं? हम कहते हैं करें काम, हमें नजर नहीं आते। आप कहते हैं सर क्यों करेंगे? लोग सड़कों पर आके भाई- मांगना शुरू हो गए हैं। भाई मेरे तो करें काम, हम तो कहते हैं नहीं, करें, आपने इस उसको बनाया प्रोग्राम किस लिए से है? 1.25 करोड़ बंदे को पैसा नहीं जा रहा। आपके बताएं। ख्याल में 22 करोड़ आवाम कवर हो जाएगी उससे? तो 22 करोड़ आवाम को तो चाहिए नहीं पैसा चाहिए ना। नहीं। अच्छा ठीक है खुदा जी, का राणा नाम साहब है। आखिरी कमेंट कर दें। माजरत। नहीं सर, टाइम मैं- खत्म हो आखिरी गया, बात, टाइम खत्म हो गया। राणा साहब का मौका दे। मैं आपके प्रोग्राम में मलक साहब को कहते ये हैं दावत 22 देना करोड़ चाहता हूं कि ये साथ आए। अच्छा। मैं इनको दिखाता हूं कि लाहौर के अंदर हम क्या सरगर्मियां कर रहे हैं। मैं साथ चलने को तैयार हूँ जी राणा साहब। तैयार है ताकि मलक साहब अपनी आंखों से देख भी लें कि जमात इस्लामी क्या ठीक, कहते हैं। भाई ने अभी बताया कि जमात इस्लामी का काम इनको नजर नहीं आ रहा क्योंकि बुलदार साहब हवाई जहाज पे सफर करते हैं तो वो गलियों मोहल्लों में बिल्कुल ठीक है। काम नजर नहीं आता। गवर्नमेंट जो है वो शुरू से कंफ्यूजन का शिकार है। इन्होंने 1200 अरब का पैकेज दिया हुआ है जिसमें 200 अरब इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को दिया है। 400 जो उन्हीं के पैसे थे जो एक्सपोर्टर्स से जो रिफंड हो रहे हैं वो उस 1200 अरब का पैकेज का हिस्सा है। इसमें 400 अरब जो है वो इन्होंने दूसरी संतों को रिलीफ दिया है। अवाम को क्या दिया है? बेनजीन एक्सपोर्ट में 144 अरब रुपया तकसीम करने हैं। अब अब तक कोई 35 अरब तकसीम कर चुके हैं। इतनी गलत बयानी। 3 महीने से तौबा। एक्सपोर्ट में कोई पेमेंट नहीं की अस्तगफुर। गई थी। जो उसकी पेमेंट मिला के साथ पेमेंट की जा रही है। अच्छा ओ सर कर तो रहे हैं हद हो ना, गई है। और चले करने तो दे। उन नोटों पे लिखे कोरोना रिलीफ, उन नोटों पे छापते हैं कोरोना रिलीफ। अपना नहीं बताएंगे खुद क्या कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं अरसलान साहब पूछते ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, नहीं वो 30 साल हुकूमत में रहे क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट हाँ, दो भाई। ऐसे कपड़े की दुकान बंद है, प्लम्बर खुला है, सेंचुरी बंद है, इलेक्ट्रिक स्टोर खुला है, इलेक्ट्रिक स्टोर बंद है। वैसे ये क्या मजाक किया आप लोगों ने? ये तो जो बताएं। मैं कह रहा हूँ, नहीं वो मैं पूछता हूँ, वैसे ये तो बताएं। भाई, नहीं अब ये क्या दर्जी खोल दिया आपने, कपड़े की दुकान मार्केट बंद कर दी, ये क्या किया आपने? वैसे ये तो बताएं। प्लम्बर खोल दिया, सेंट्री बंद है। स्कूल बंद है। एक सेकंड जी सर मलिक साहब। गुजारिश ये है कि वो दुकानें, वो कारोबार जिसमें पब्लिक का आना जाना बहुत ज्यादा है और उसमें एहतियात के दौरे ठीक है तो- ठीक है। अच्छा अब इसलिए आपने एक आखिरी सवाल का जवाब देना है। पूछते क्यों आखिरी नहीं है? सवाल का जवाब देना है नून लीग क्या कर कि रही है? नून लीग ने अवामी किया? सतह के ऊपर क्या क्या इक़दाम किया? किए?
जनाब आप हाँ जी। ग्राउंड पे जाके देखें। कहाँ, मैंने- कौन से ग्राउंड? जी, जो अवाम अच्छा, मैं तो डूंगी ग्राउंड। मैं किसी की बात नहीं करता, हाँ जी। मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा हल्का 158 है, आप चले जाए। अच्छा। वहाँ पे आपकी छोटी ATM मशीन अली खान के मुकाबले में इलेक्शन था मेरा, मैंने अपने हस्बे हैसियत आज भी बताना नहीं चाहिए, लेकिन 4-4 हज़ार रुपए के पैकेट अपने हर यूनियन काउंसिल में भेजे हैं। तकरीबन 700-800 बंदों को जो है ना वो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नून लीग क्या कर रही हाँ है? जी, ये बहसी बात है। जमात भाई इसी तरह ये साबिर सरवत इन्होंने कर लिया, जमात क्या कर रही है? नहीं बताना चाहते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने MP को कहा है कि वो अपने हल्के में अपनी स्टाफ ठीक हो गया सर। आप तीनों मेहमानों को बहुत आपके शुक्रिया। नज़दीक वो कर कुछ नहीं रहे, जमात इस्लामी आपको नजर नहीं आ रही, आप सिर्फ आप अपने आप को आप देखना तीनों चाहते आप हैं। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा अब तक इस नहीं आपको नजर आप नहीं तीनों आ रहा। सर टाइम नहीं है, आपकी मेहरबानी। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा अब तक के लिए इतना ही। आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।